इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का रेखाचित्र कैसे बनेगा और उसके सिद्धांत की किस प्रकार से आलोचनाएं की गई हैं। यह वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फिशर का जो दृष्टिकोण है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में, या फिशर का जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है वह क्या है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम उसी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 में। सिद्धांत तो एक ही है, यदि हम पहले वीडियो में ही सारा दिखा देते तो वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए यह पार्ट दूसरा है, लेकिन सिद्धांत एक ही है। तो इस प्रकार से दूसरे पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत इरविंग फिशर के द्वारा बताया गया है वह रेखा चित्र पर किस प्रकार से आएगा, और उसके बाद किस प्रकार से अर्थशास्त्रियों के द्वारा उसके सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं, इसको भी सरल से सरल भाषा में और रेखा चित्र को भी सरल से सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। तो इरविंग फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का जो समीकरण दिया है वो समीकरण क्या है? वह समीकरण है PT इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश। ये उसका मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है और इसका क्या क्या मीनिंग होता है ये पिछले वीडियो बता चुके हैं, इसलिए आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं। तो वही जो समीकरण है उसका यहां पर लिखा हुआ है PT। तो P फॉर होता है प्राइस, मूल्य के बारे में दर्शाता है P, और T जो है वो दर्शाता है ट्रांजिशन के बारे में कि अर्थव्यवस्था में कुल वस्तुएं और सेवाओं की मात्रा कितनी है। 50 है, 60 है, 70 है, 500 है, 600 है, 700 है, कीमत P कितना है, 5 रुपए है, 6 रुपए है, इस प्रकार से। ओके। और जो M है वो मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा कितनी है, 1 लाख है कि 2 लाख है कि 3 लाख रुपये है, 4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है। और जो V है वो वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की चलन गति को दर्शाता है, मुद्रा की संचलन गति को दर्शाता है। ओके। प्लस M डैश, यहाँ पे डैश लगा रखा है, M डैश साख मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है, और जो V डैश है वह साख मुद्रा की चलन गति को दर्शाता है। अब मुद्रा की चलन गति क्या होती है, साख मुद्रा में उसने क्या रखा हुआ है, वास्तविक मुद्रा, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो उससे आगे चलते हैं। तो फिशर ने क्या कहा था? फिशर ने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो प्रत्यक्ष रूप से या सीधे सीधे कीमत भी बढ़ती है, कीमत स्तर भी बढ़ता है। और इसका उल्टा उसने बोला कि यदि मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमत स्तर भी घटता है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये होगी, 300 रुपये होगी, 400 रुपये होगी, 500 रुपये होगी, तो कीमत भी क्या होगी, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। ओके। तो इस प्रकार से मुद्रा की मात्रा भी बढ़ रही है और कीमत भी एक ही दिशा में बढ़ रही है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच जो रिलेशन हो गया डायरेक्ट रिलेशन, प्रत्यक्ष सीधा का सीधा अनुपात इसमें देखने को मिल गया। और इसका उल्टा भी उसने बताया है कि यदि मुद्रा की मात्रा क्या होती है कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 इस प्रकार से होती है, तो पीछे की तरफ घटती है मुद्रा की मात्रा, तो प्राइस लेवल यदि ऊपर 10 रुपया है तो वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा, 9 के रूप में, 8 के रूप में, 7 के रूप में, 6 के रूप में, 5 4 3 2 इस प्रकार से वो भी घट जाएगा। तो इस प्रकार से उसके अनुसार मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच सीधा संबंध पाया जाता है, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष रिलेशन। ओके। अगला उसने ये कहा कि यदि मुद्रा की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए, 100 रुपए से उसको 200 रुपए, 100 रुपए का 2 गुना क्या होगा, 200 रुपए होगा। ठीक है, 2 गुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी 2 गुना हो जाएगा। यदि कीमत स्तर कीमत 2 रुपए है तो 4 रुपए हो जाएगी। ओके। और फिर यदि मुद्रा की मात्रा 3 गुनी कर दी जाती है, 3 गुना कर दी जाती है, तो कीमत स्तर भी 3 गुना बढ़ जाएगा। मुद्रा की मात्रा 4 गुना बढ़ती है
तो कीमत स्तर भी 4 गुना बढ़ेगा। अर्थात मुद्रा की मात्रा के साथ साथ कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। और उल्टा भी बोला उसने, यदि मुद्रा की मात्रा क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, घटा दी जाए, तो कीमत स्तर भी घटेगा। यदि मुद्रा की मात्रा 2 गुना घटती है तो कीमत स्तर भी 2 गुना घटेगा, ये उसने कहा। ओके, अब इसी बात को हमने क्या करना है, अब रेखा चित्र पर समझना है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को रेखा चित्र पर हम कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए हमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, 2 रेखा चित्रों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमारा क्या होगा, एक वर्टिकल एक्सिस होगा और एक हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। पहले वाले रेखा चित्र के लिए सेम, दूसरे वाले रेखा चित्र के लिए भी ऐसा ही डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक पड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन। पहले वाले में खड़ी लाइन पे क्या लिखा जाएगा, कीमत स्तर, ठीक है। और जो पड़ी वाली लाइन है जिसपे कि हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, इस पे दर्शाएंगे मुद्रा की मात्रा। और दूसरे में भी मुद्रा की मात्रा, लेकिन इधर का टाइटल दूसरे वाला जो पैनल है, ये रेखा चित्र दूसरा, इसमें मुद्रा का मूल्य लिखा जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो रेखा चित्र यहाँ पे बनेगा डायग्राम, ये पैनल ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, और दूसरा जो बनेगा इसकी मदद से वो पैनल बी बनेगा। अब इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारा स्टार्टिंग है, यहां से 45 डिग्री की एक रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। और ये रेखा जो हमें बतलाएगी, ये मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच के प्रत्यक्ष संबंध को बतलाती है, कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, कीमत स्तर भी बढ़ता है। अर्थात दोनों समान अनुपात में बढ़ते हैं। तो जब दोनों समान अनुपात में बढ़ेंगे, ये भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, 30% बढ़ा, तो ऐसे में ये 45 डिग्री की रेखा बन जाती है, ठीक है। और इस रेखा पर हम क्या लिखेंगे, कि जो हमारा प्राइस है, कीमत स्तर है, वो किसका फंक्शन है, एम का। जैसे उसने बताया कि जो ये रेखा है ये कीमत स्तर को बता रही है, किसको बतलाएगी, कीमत स्तर को बतलाएगी, जो क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अभी समझेंगे नीचे से ऊपर की ओर ये काहे को जा रही है, तो यहाँ पे लिखा P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एम, अर्थात जो प्राइस है, जो कीमत है, वह मुद्रा का फलन है। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर बढ़ेगा, और मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमत स्तर घटेगा। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से हमने एक रेखा इधर खींची और इधर मिला दिया। ओके जी, यहाँ पे लिखेंगे हम एम। एम जो शो करेगा, ये मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा को यह शो करेगा, दर्शाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम पी। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होगी। अब इसको कैसे पढ़ना है, जब मुद्रा की मात्रा, क्योंकि पूरा टाइटल से मुद्रा की मात्रा लिखा हुआ है, जब मुद्रा की मात्रा ओ एम है तो उस समय कीमत स्तर क्या है, ओ पी है, इतना है, ठीक है। तो इस प्रकार से रेखा चित्र जब भी बना दे, अर्थात मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब इससे बात आगे करनी है, वह कहता है, अर्थात फिशर कहता है, यदि मुद्रा की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 2 गुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 2 गुना अर्थात इसका डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ से इधर, और ये हो गया M1, और इसको इधर से मिलाइए और यहाँ पे हो जाएगा P, नीचे हो गया, उसको अलग करने के लिए P1 हो जाएगा। अब देखिए, अब उसने क्या कहा कि यदि मुद्रा की मात्रा को डबल कर दिया था, मुद्रा की मात्रा इतनी और बढ़ा दी तो कीमत स्तर भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जैसे ही मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो कीमत भी ऊपर बढ़ गई, अर्थात P से लेकर P1 हो गई, मुद्रा की मात्रा बढ़ी M से M1। तो प्राइस लेवल कब बढ़ रहा है, कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है। प्राइस लेवल कब बढ़ रहा है, कीमत का स्तर कब बढ़ रहा है, जबकि मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा रही है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जा रहा है। यदि मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ेगी, यहीं पर स्थिर हो गई, तो प्राइस लेवल वहीं पर रहेगा। ओके जी, अब तीसरी कंडीशन और आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए,
कि मुद्रा की मात्रा और बढ़ा दी जाती है तो देखते कीमत स्तर पर क्या असर पड़ता है। यहाँ से इसको नीचे करिए और यहाँ पे लिखना है M1 के बाद M2 और इसको यहाँ मिला देना है और ये हो जाएगा P2। अब क्या होता है, मुद्रा की मात्रा और बढ़ा दी जाती है, मतलब और बढ़ रही है तो कीमत स्तर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, P1 से P2 हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे कीमत स्तर भी बढ़ रहा है। इसलिए ये रेखा क्या होगी, 1.2 बिंदु, 3 बिंदु, इन तीनों को मिला दी रेखा ऊपर को जाएगी। तो ये रेखा ऊपर की ओर जा रही, क्या बतला रही है कि प्राइस बढ़ रहा है। किस कारण से कीमत बढ़ रही है, कीमत का स्तर बढ़ रहा है मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने से। ठीक है, तो ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये और ये जब एक दिशा में जाते हैं तो इस प्रकार जो रेखा जाती है सीधे ऊपर की तरफ जाती है। उल्टा भी होगा इसका, यदि मुद्रा की मात्रा M2 से घटाकर M1 कर दी जाती है तो कीमत का स्तर क्या होगा, यहाँ से नीचे हो जाएगी, उल्टा घटेगा। यदि मुद्रा की मात्रा M1 से M2 कर दी जाती है तो प्राइस का जो लेवल P1 से P2 अर्थात पहली वाली स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये रेखा चित्र क्या बतला रहा है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीधा संबंध होता है। जिस दिशा में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, मुद्रा का परिमाण बढ़ता है, उसी दिशा में क्या होता है, कीमत स्तर भी बढ़ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ती चली जाती है, मुद्रा बढ़ती चली जाती है 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो इसे मुद्रा प्रसार कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो फिर कीमत स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, कीमतें बढ़ती है। ओके जी, और कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके साथ जो अगला जुड़ा हुआ है भाग वह है कि जो मुद्रा का प्रयोग हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो हम वस्तुओं और सेवाओं को परचेज करने के लिए करते हैं। तो यदि वस्तुओं की कीमतें यदि बढ़ रही हैं तो इसका मीनिंग है कि वस्तुओं की शॉर्टेज है, वस्तुएं कम है बाजार में, सेवाएं कम है। और जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा भी बढ़ रही है और ऐसे ही वस्तुओं की मात्रा भी बढ़ती चली जाए तो फिर कीमत स्तर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अर्थात जब वस्तुएं कम होती हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है, खरीदार ज़्यादा होते हैं, पैसा उनके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन वस्तुएं बाजार में कम होती हैं, इसलिए कम होने पर जब वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस लेवल उठ जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब वस्तुओं की सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, वस्तुओं की पूर्ति ज़्यादा बढ़ जाती है तो कीमतें घटने लगती है, चाहे मुद्रा तब कितनी भी लोगों के पास आती रहे। तो इस प्रकार से ये रेखा चित्र आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, अब इसी की सहायता से दूसरा पैनल बनना है। अब ये कीमत स्तर ये ऊपर की तरफ बढ़ा क्योंकि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से, मुद्रा का परिमाण, मुद्रा का परिमाण का अर्थ क्या होता है, मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी। अब मनी जो है, पैसा तो हम 1 किलो में, 2 किलो में, 3 किलो में, 4 किलो में तो इसको मापते नहीं है भाई, ना मीटर में ना लीटर में। इसकी वैल्यू होती है कि 1 रुपया है, 2 रुपया है, डॉलर में है, 1, 2, 3, 4 डॉलर है, कितना है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का परिमाण कितना है भाई, टोटल इकोनॉमी में किसी देश के अंदर कि कितनी खराब है, कितना अरब है। प्रत्येक इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन ये सामान्य सिद्धांत बताया जा रहा है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ता है। लेकिन उसका उल्टा अगला क्या होता है कि जब कीमत स्तर बढ़ता है तो यहाँ पर आप दिखाएंगे कि मुद्रा का मूल्य घटता है। अर्थात जो 5 रुपए जो वस्तु मिलती है वह 10 रुपए की हो जाती है, वस्तु वही रहती है। यदि वस्तु का भार 1 किलो है, भार वही रहता है, ठीक है, तो जो पहले 5 रुपए मिल रही है और वो कितनी हो जाती है, 10 रुपए की हो जाती है। 5 से बढ़कर ऐसा डबल हो जाता है प्राइस, लेकिन भार वही रहता है। तो मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाता है, आधा परसेंट यानी कि 50% गिरावट आ जाती है। हमें 10 रुपए देने पड़ते हैं, पहले हम दे रहे थे 5, अब दे रहे हैं 10। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 5 रुपए मुद्रा का मूल्य घट चुका है। ओके, तो यहाँ पर अब आएगा मुद्रा का मूल्य का घटना। अब करना क्या है आपने, 1, 2 और 3, इन 3 चीज़ों के लिए आपने क्या करना है, इधर से हमने डॉट डॉट करते हुए या हम सीधे भी इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, इसी के सीध में M, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको स्केल की सहायता से खींचेंगे। शायद हमारा रेखा चित्र यहाँ पे ठीक बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि हम तो बिना स्केल की सहायता से इसको खींच रहे हैं, लेकिन आप जब
करेंगे तो स्केल का प्रयोग करेंगे, पटरी का यूज करेंगे। ओके, अब करना क्या जी, यहाँ पर देखिए यहाँ लगा रखा है ना, तो इसको यहाँ से एक इधर ले लीजिए, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक। दूसरा इसको ऊपर है तो ये उल्टा नीचे को जाएगा, ठीक है, ये इसको नीचे की तरफ यहाँ पे कर दीजिए और एक पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, और ये ऊपर गया तो ये उसका उल्टा चला जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए। कितने पॉइंट लग गए, 3 पॉइंट लग गए, 1 2 3। तो ये 1 ये ऊपर आएगा, ये इसके नीचे आएगा, नीचे आएगा, 3 बिंदु लग गए। ओके, अब इन तीनों को आपस में मिलाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम पहले बता रहे हैं कि इसको आप पटरी की सहायता से इस प्रकार से मिला देंगे। अब देखेंगे ये जो रेखा ऊपर जा रही थी ये कीमत स्तर को बता रही थी कि कीमत स्तर बढ़ रहा था, इसलिए ऊपर को जा रही थी। अब ये नीचे को बतला रही है, ये बतला रही है कि मुद्रा का मूल्य घट रहा कैसे। अब देखेंगे पहले यहाँ पे कि जब मुद्रा की मात्रा OM है तो उस समय प्राइस लेवल कितना है, 1/P, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 1/P के रूप में सांकेतिक सूत्र है, 1/P के रूप में। ओके, तो मुद्रा की मात्रा जब कम है, इतनी है, तो उस समय मुद्रा का मूल्य ज्यादा है। ओके, लेकिन जैसे ही मुद्रा की मात्रा यही यहां बढ़ती है, ये हो जाती है M1, तो मुद्रा का जो मूल्य है घटकर यहां इधर देखना है, ये हो जाएगा 1/P1 हो जाएगा। अलग दिखाने के लिए P इसको P1 कर देंगे, अर्थात मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, घट गया। कब घटा, जब इधर हम क्या कर रहे हैं, मुद्रा की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। मुद्रा की मात्रा क्या हुई, M2 और बढ़ी, तो क्या हुआ कि 1/P2, ये मुद्रा की वैल्यू इतना नीचे गिर गई, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, यहां मुद्रा की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसको यही दिखाया जा रहा है, मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, तो वैसे वैसे प्राइस अर्थात मुद्रा की वैल्यू क्या हो रही, घट रही है, पहले ज्यादा है, ठीक है। जब मुद्रा की मात्रा OM है तो ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मूल्य ज्यादा है। जब M2 हुई, ठीक है, ये नीचे आया तो मुद्रा की मूल्य और कम हो गया और मुद्रा की मात्रा और बढ़ी, ठीक है, M2 हो गई तो मुद्रा की वैल्यू 1/P2 हो गई, इस प्रकार से। तो ये वाला जो डायग्राम है ठीक उल्टा है, निगेटिव है इसका। ये तो पॉजिटिव में चल रही है लाइन P वाली और ये चल रही है निगेटिव में, तो ये लाइन हमको ये वाली क्या दिखा रही है, ये वाली लाइन ये हो जाएगा 1/P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ M, अर्थात ये जो कीमत घट रही है 1/P के रूप में, तो ये भी किसका फलन है, मुद्रा की मात्रा घटने बढ़ने से। यदि मुद्रा की मात्रा को यदि घटा के पीछे कर दें, M2 से घटाकर इसको M1 कर दिया जाए, तो यहाँ फिर मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। इसको और घटा दिया जाए तो मुद्रा का मूल्य यहाँ पर पहुंच जाएगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये बतला रहा है कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, ये क्या बतला रहा है कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे मुद्रा का मूल्य घट रहा है। इसलिए ये जो स्लोप है ये निगेटिव वाला है, ये जो वक्र है ये निगेटिव है, ठीक है, ऋणात्मक ढाल वाला है, और ये वाला है पॉजिटिव ढाल वाला। ध्यान क्या रखना है कि कीमत स्तर जब बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका रेखा चित्र आप आसानी से बना सकते हैं। फीसर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का रेखा चित्र समझने के बाद अब चर्चा करते हैं उसकी आलोचनाओं पे कि किस प्रकार से अर्थशास्त्रियों ने फीसर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचना की है और वह किन किन आधारों पर उन्होंने फीसर के सिद्धांत की आलोचना की है, इस पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला है कि मुद्रा का संचलन वेग स्थिर नहीं रहता, क्योंकि जो फीसर था उसने कहा कि मुद्रा का जो संचलन वेग उसको V के द्वारा दिखाया जाता है, वेलोसिटी स्थिर रहता है, मुद्रा का चलन वेग स्थिर रहता है, जिसे संचलन कह रहे हैं वह चलन वेग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलन वेग फीसर ने क्या कहा, यदि 5 है तो 5 रहेगा, स्थिर रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 7 है तो 7 रहेगा। ओके, जिस समय किसी चीज की गणना की जाएगी अकॉर्डिंग टू फीसर, तो उस समय मुद्रा का जो चलन वेग है वह क्या होगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि मुद्रा का चलन वेग स्थिर नहीं रहता है। ओके, उन्होंने कहा कि हर जो आदमी होता है
वह कुछ मुद्रा को नकद रूप में अपने पास रखना चाहता है, नकद रूप में अपने पास रखना चाहता है। तो यदि आदमी नकद रूप में अपने पास ज़्यादा पैसा जमा करेगा, ओके, ज़्यादा पैसा जमा करेगा, तो फिर उसका खर्चा कम हो जाएगा, इकोनॉमी में कम पैसा पहुंचेगा। एक बात तो ये हुई। यदि अर्थव्यवस्था मुद्रा की मात्रा सरकार के द्वारा बढ़ा दी जाती है, ठीक है, मुद्रा की मात्रा 3 अरब से बढ़ाकर 6 अरब कर दी जाती है, और लोग क्या करते हैं, अधिक बचत कर लेते हैं, नगद रूप में अपने पास पैसा रख लेते हैं, तब भी खर्चा क्या होगा, कम होगा, अर्थव्यवस्था में पैसा कम पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा कि मुद्रा की मात्रा तो बढ़ाई जा रही है, ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था पैसा बाजार में नहीं पहुंच रहा है। तो इससे क्या होगा कि मुद्रा का जो संचलन वेग है, कि जब खर्चा कम होता है, एक स्थिति ये होती है कि कम ज़्यादा पैसा बचाने के समय कम पैसा बचाया जाता है, एक ऐसे में संचलन वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्या है, मुद्रा और बढ़ा दी जाती है और लोग क्या करते हैं कि पैसा ज़्यादा जमा करते हैं, तब भी संचलन वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब चलन वेग कम हो जाएगा या संचलन वेग कम हो जाएगा, तो मुद्रा की मात्रा चाहे कितनी बढ़ा लो, प्राइस नहीं बढ़ने वाला है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। जबकि फिशर क्या कहता है कि यदि मुद्रा की मात्रा एम द्वारा दर्शाया जाता है, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, पी अर्थात कीमत स्तर बढ़ता है, कीमत स्तर बढ़ता है, प्राइस लेवल बढ़ता है, और मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमत स्तर घटता है। तो इस प्रकार से उसने फोकस किया कि केवल मुद्रा की मात्रा के द्वारा ही कीमत स्तर बढ़ने या घटने का काम करता है। ओके, और मुद्रा की जो ये वेलोसिटी है, संचलन वेग या इसको चलन वेग कहते हैं। माना बात हमारे पास 500 रुपए का नोट है, ठीक है जी, 500 रुपए का नोट है और यह 9 बार क्या होता है, क्रय विक्रय का काम करता है। मैंने खर्च किया, दूसरे के पास पहुंचा, फिर तीसरे के पास, चौथा, 5, 9 लोगों तक पहुंच गया, ठीक है, काम किया उसने खरीदने और बेचने का। तो ये जो 9 है, ये तो इसका चलन वेग होगा, ठीक है, कितनी बार कितने लोगों के पास चला गया। तो ये माना 9 लोगों के पास चला गया, तो पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुद्रा का मूल्य कितना हो जाएगा, जीरो जीरो यहाँ जाएगा, 9 पंजे 45। इस प्रकार से 500 रुपए का जो नोट है वो 4500 रुपए का काम करेगा, 4500 रुपीज का काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए मुद्रा का जो चलन वेग है वो संचलन वेग है, ये बदलता रहता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है, लेकिन जो कि फिशर ने कहा कि स्थिर रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पे उसकी आलोचना हुई है। अगला देखिए, उसने टी को भी स्थिर माना है। टी, टी का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। कि अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष पर वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, स्थिर होती हैं। माना वस्तुओं और सेवाओं की संख्या है 1,00,000, तो 1,00,000 ही रहेगी, ना वो 2,00,000 होगी ना 50,000 होगी, ये मान दिया उसने, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का जो उत्पादन है, ये सेवाओं का उत्पादन है, वो क्या होता है, घटता और बढ़ता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है इकोनॉमी, कि वस्तुएं सेवाएं पूरे पीरियड साल भर बस उनका एक ही हिसाब बना हुआ है, स्थिर बना, 1,00,000 तो 1 ही लाख है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्थिर नहीं रहता है, जिसको कि उसने टी द्वारा दर्शाया है, वह बदलता रहता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। अब देखिए कि यदि अर्थव्यवस्था में, उसने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, किसने, फिशर ने, मैंने नहीं कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, फिशर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। लेकिन मंदी जब आती है, मंदी, तो उस समय क्या हो जाती है, बेरोजगारी फैल जाती है, उत्पादन के जो साधन हैं वो बेकार पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि मंदी को दूर करना पड़े तो क्या होगा कि रोजगार के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो उत्पादन के साधन बेकार पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको जब काम पर लगाया जाएगा तो उनको पैसा मिलेगा। तो मंदी की स्थिति में क्या होगा, 3 चीजें एक साथ बढ़ने का काम करेंगी। एक तो हमारा पहले, सबसे पहले बढ़ेगा उत्पादन, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, ठीक है, आय बढ़ेगा तो व्यय बढ़ेगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो मंदी की स्थिति में क्या होगा कि यदि उत्पादन के बेकार पड़े साधनों को रोजगार पर लगाया जाता है, क्योंकि मंदी के समय बेरोजगारी फैल जाती है। उसने तो ये बोला था कि पूर्ण रोजगार पाया जाता है, लेकिन पूर्ण रोजगार एक काल्पनिक स्थिति रहती है,
अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं, लेकिन जब मंदी आती है तो लाखों करोड़ों लोग क्या जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। और यदि उनको काम पे लगाया जाता है तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से आय आएगी, फिर आय से उनका कर्जा बढ़ जाएगा। इसलिए टी भी स्थिर नहीं रहता है, जो उत्पादन है वह भी घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन इसने इसको स्थिर मान लिया था। अगला है लागतों की उपेक्षा। जो लागतें होती हैं, जैसे कच्चा माल है, कोई चीज जिससे बनती है वह उसका कच्चा माल कहलाता है। जैसे जैकेट है, अब जिस चीज से बनी है वह इसका कच्चा माल कहलाएगा, लेकिन अभी तो जैकेट तैयार हो चुकी है। अब कच्चे माल की यदि कीमतें बढ़ती हैं, कच्चे माल की यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सीधी सीधी बात है, जैकेट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। माना कि जैकेट पहले मैंने ले दी 1,000 रुपये में और कच्चे माल का मूल्य बढ़ गया, ठीक है, या भाड़ा बढ़ गया, गाड़ी का किराया, ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जो लागतों को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यदि लागतें बढ़ जाती हैं तो फिर जैकेट का मूल्य भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल क्या है, महंगा हो चुका है। तो फिशर का कहना था केवल मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से ही कीमतें बढ़ती हैं या घटती हैं, ऐसा नहीं है। लागतों की उपेक्षा करना, अर्थात लागतों के बढ़ने से भी कीमतें बढ़ती हैं, और लागतें यदि घट जाती हैं कच्चे माल की तो वस्तुएं भी सस्ती हो जाती हैं, कीमत स्तर भी कम हो जाता है। ओके, इसलिए लागतें भी क्या करती हैं, कीमत को बढ़ाने का काम करती हैं या घटाने का काम करती हैं। नेक्स्ट, स्थैतिक अवधारणा। जो फिशर की अवधारणा है किसके बारे में, मुद्रा के परिमाण के बारे में, वो स्थैतिक है। जैसे उसने क्या मान लिया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, तो पूर्ण रोजगार तो किसी भी अर्थव्यवस्था में रहता नहीं है, एक काल्पनिक स्थिति है, ठीक है, कल्पना कर दी गई है, वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में, लॉन्ग पीरियड में लागू होता है। तो लॉन्ग पीरियड किसने देखा, कब आएगा, सबको शॉर्ट पीरियड चाहिए, जल्दी जल्दी हर चीज चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे पूर्ण रोजगार हो गया, दीर्घकाल की जो ये अवास्तविक मान्यताएं हैं, ये क्या करती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं कि जो कि स्थैतिक अर्थव्यवस्था होती है। कैसी अर्थव्यवस्था होती है, स्थैतिक, अर्थात स्थिर होती है, जो वृद्धि नहीं करती है। ओके, लेकिन जो वर्तमान में जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्थाएं, वो बड़ी गतिशील है, बड़ी गतिशील, तेजी से आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मान लेना कि स्थैतिक अवधारणा, ये मान लेना, ये यदि मान लिया जाए कि स्थैतिक धारणा जो इसने यहां बताई है, तो वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं पर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान जो अर्थव्यवस्थाएं वो सारी गत्यात्मक, सभी वृद्धि कर रही हैं, ग्रो कर रही है। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, चाइना की इकोनॉमी है, तेजी से ग्रो कर रही है, और भी जो कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे भी हम अमीर देश बन जाएं, ठीक है, अमीर देश बन जाए। और जब देश अमीर होगा तो लोग भी क्या होंगे, अमीर ही तो होंगे, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, केवल देश की इनकम बढ़ना, अर्थात इनकम को बढ़ाने का काम क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, देश के लोग ही तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न आधारों पर किसकी आलोचना की गई है, फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचना की गई है। एक बार पुनः बता देता हूं कि फिशर ने एकमात्र माना था कि यदि एम की मात्रा बढ़ा दी जाए तो कीमत स्तर बढ़ेगा, पी बढ़ेगा, एम घटता है तो पी घटेगा, और बाकी चीजों का पी पर असर नहीं पड़ता है। अन्य चीजों से जो पी है अर्थात कीमत है वह घटती बढ़ती नहीं है। ओके, ये बात किसने कहा, फिशर ने कहा। दोनों वीडियो मिलकर, जो वीडियो का पहला पार्ट है और दूसरा जो यह पार्ट है, यह दोनों मिलकर मुद्रा के, फिशर के परिमाण सिद्धांत को बतलाने का काम करते हैं। अर्थात यहीं पर हमारा मुद्रा का, फिशर का जो सिद्धांत है वह पूर्ण हो जाता है।